चलिए लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर। कहने का मतलब सिर्फ एनिमल्स ही दिए गए हैं ऐसा नहीं। लिविंग वर्ल्ड में आपके पास क्या आता है? लिविंग वर्ल्ड में आपके पास सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है बायोडाइवर्सिटी। देखो हमारे लिविंग वर्ल्ड में, अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें ना, तो लिविंग वर्ल्ड में आपके पास क्या आता है? यू हैव अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितने ऑर्गेनिज्म है? अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है। अब जहां से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, अगर देखा जाए, जहां पर अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि 1.2 मिलियन, 1.2 ऑलमोस्ट मिलियन हमारे पास क्या है? वी हैव द एनिमल्स। और अगर हम इनमें से अगर चले जाएं, बाकी जो बचे अराउंड, हम ऐसा कह सकते हैं 0.6 मिलियन, तो वो हमारे पास क्या है? दैट इज प्लांट्स। अब यहां देखो इतनी बड़ी रेंज है ऑर्गेनिजम्स की, है ना? इतनी बड़ी रेंज है। और इसी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ये जो यहां हमने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट द टर्म बायोडाइवर्सिटी। चलो बायोडाइवर्सिटी को हम एक बार यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं इस इंट्रोडक्शन एरिया में। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? हम सिंपली हम कहेंगे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो सबसे बड़ी बात है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ फॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी। अब ये याद रखिएगा, ये टर्म कई बार 1 मार्क भी आती है आपके एकेडमिक एग्जाम में। हम दोनों चीजें करेंगे, एकेडमिक भी और नीट। 1 मार्क की डेफिनेशन भी आती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा नहीं है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हमें मिल रहे हैं। जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी तो डिस्कवर हो रहे हैं साथ साथ। तो इसका मतलब है कि नंबर तो लगातार बढ़ रहा है। अगर नंबर लगातार बढ़ रहा है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होने चाहिए। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? वो ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास दो तरह के फीचर्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अगर हम देखें तो दो तरह के फीचर्स होते हैं। अब देखो कुछ फीचर्स तो वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। देखो अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, या डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कह सकते हो, या डिफाइनिंग फीचर्स कह सकते हो। तो यहां पर जो एमसीक्यू आता है वो यहां डिफाइनिंग फीचर्स में से आता है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? एनी फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनी फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो अब एग्जांपल भी तो पता होनी चाहिए। एनी फीचर क्या है? एनी फीचर का मतलब है जैसे शेप एंड साइज, है ना? शेप एंड साइज है। और क्या हो सकता है फीचर? आप ग्रोथ ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? जेनेटिक मटेरियल ले सकते हो, है ना? और क्या ले सकते हो? आप आप ऐसे कह सकते हो रीजनरेशन ले सकते हो, है ना? और क्या हो सकता है? आप रिप्रोडक्शन ले सकते हो, एक्सेट्रा। बहुत सारे फीचर्स। यानी कोई भी फीचर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप देखते हो तो वो आपको क्या दिखाई देता है। और अभी हम देखो, अब इसमें और डिफाइनिंग फीचर में क्या फर्क है ये भी पता लग जाएगा, लेकिन हम सिंपली अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं देखो जी, एनी फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, नॉन लिविंग का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम एक कंफ्यूजिंग बात करने वाले हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? देखो, यहां तो हमने देख लिया कि एनी फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर क्या है? देखो, एनी फीचर that tells about the difference between living and non living organisms। अब देखो, बात समझ आई? अब देखो, यहां हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है। और वो चीज क्या हमें पता लग रही है कि देखो, कोई भी फीचर, कोई एक ऐसा फीचर जो हमें क्या बता रहा है, ये देखो, वो क्या बता रहा है हमें, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। उसे हम क्या कहेंगे? देखो, उसे हम क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कोई भी फीचर ले लो, कोई भी करेक्टरिस्टिक फीचर ले लो, चाहे वो शेप एंड साइज, ग्रोथ, जेनेटिक मटेरियल। अब यहां क्या है? यहां देखो, यहां ये हमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ग्रोथ है, शेप एंड साइज है, ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है ना? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो होती है। इसकी हम आगे अब डिटेल में बात करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको करेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो कुछ इसके फीचर्स नॉन लिविंग में भी होते हैं, तो इसीलिए हम डिफाइनिंग फीचर भी कह सकते हैं। ये ऐसे फीचर हैं जो हमें डिस्टिंक्शन नहीं बता रहे कि लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं एनी लिविंग फीचर इज करेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन डिफाइनिंग फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफाइनिंग फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर में हम ये कह रहे हैं कि देखो जी, डिफरेंस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जो डिफरेंस बताता है करेक्टर, वो डिफाइनिंग फीचर है। अब वो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? अब देखो, यहां डिफाइनिंग फीचर आपके पास तीन है। तीन डिफाइनिंग फीचर्स, थ्री डिफाइनिंग फीचर्स आपने हमेशा याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्यों? नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एकेडमिक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी आपने वो याद रखने हैं। देखो, नंबर पहला तो हमारे पास क्या आ जाता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा? चलिए ठीक है जी, याद रहेगा सर। दूसरी चीज यहां पर क्या आ जाती है? आप लेते हो हमारा द मेटाबॉलिज्म, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आ जाता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास आ जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और सॉरी, कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस। क्लियर? तो यहां देखो, तीन हमारे पास डिफाइनिंग फीचर आ गए। कौन कौन से? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये तीन फीचर्स जो हैं डिफाइनिंग फीचर्स हैं, यानी ये वो फीचर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंक्शन बताते हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स को जरा हम हल्के में न लें, इनको हम जरा आराम से पढ़ लेते हैं। हम इनको जरा आराम से पढ़ लेते हैं। तो चलिए डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं। तो जब हम डिफाइनिंग फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट देखा जाए तो वो सेल है ना? वो तो सेल है। लेकिन अगर सेल की भी बात की जाए तो उससे भी नीचे क्या आ जाते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं, है ना? सेल ऑर्गेनेलीज से अल्टीमेटली क्या बनता है? वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से बताइए बताइए ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और अगर हम ऑर्गन सिस्टम के बाद बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ये एक, अगर हम यहाँ
नॉन लिविंग की बात करें, अगर आप यहाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखती है? बिल्कुल भी नहीं दिखती है। वहां तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आएंगे, एटम बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, यही होगा ना, यही चीजें होती हैं। तो यहाँ एटम्स बनते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं, एटम से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे, वी नो कंपाउंड्स बनेंगे, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप यहां देखो तो क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि यही वजह है, देखो यही वजह है, क्योंकि ये एकदम से क्या हो गया, अगर आप देखो तो ये दोनों फीचर्स जो हैं, आप एकदम से देख रहे हो, नॉन लिविंग में कुछ और है और लिविंग में कुछ और है, और यही वजह है कि हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, this is defining property or feature of living organisms। बात समझ आई? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो पहले हो गई। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म भी क्या है, दैट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम क्यों कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी, है ना। हम ये कहते हैं ना कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, जरा ध्यान से पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं, टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे लिख देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और यहां पर आप जानते हो कि 10th लेवल पे भी हमने पढ़ा है कि देखिए देखिए थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस ऑकर इनसाइड द बॉडी, बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, लेकिन अब बॉडी के अंदर हो रही है। अब बॉडी के कहां हो रही हैं, बॉडी के अंदर हो रही हैं, इन वीवो हो रही है ना। ये जितनी भी रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये जितनी भी रिएक्शन देख रहे हो, ये कहां हो रही है, इन वीवो हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये सारी सारी की सारी रिएक्शंस हो रही हैं। तो इसीलिए इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हालांकि कुछ रिएक्शंस हम इन विट्रो भी होती हैं, है ना, इन विट्रो लिविंग रिएक्शंस भी होती हैं, इन विट्रो रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन क्या, नो डाउट, देखो इन विट्रो रिएक्शंस में भी लिविंग रिएक्शंस होती है, लेकिन लेकिन देखो, लेकिन क्या उससे हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा है कि इन विट्रो रिएक्शन कहां होगी, किसी कल्चर प्लेट में होगी, है ना, कल्चर प्लेट में होगी, या किसी टेस्ट ट्यूब में होगी, या किसी फ्लास्क में होगी, कहीं पर भी होगी। अब जहां पर भी होगी, नो डाउट वो लिविंग रिएक्शन तो हो रही है। मान लो हम कोई भी, जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, वहां भी हो रही है। लेकिन ये जो कल्चर प्लेट है या टेस्ट ट्यूब है या फ्लास्क है, इट इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हम इसे, नो डाउट जो इन विट्रो रिएक्शंस हैं, दे आर लिविंग रिएक्शन, दे कैन बी लिविंग रिएक्शन, वो लिविंग रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसा नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रही है। तो इनको हम किसी भी हालत में याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। क्लियरली हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, इट इज लिविंग रिएक्शन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दे सीधा, इस इन विट्रो रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा। लिविंग रिएक्शन जरूर हो रही है बाहर, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हालांकि मेटाबॉलिज्म जो एक टर्म है,
अगर वो इन विवो रिएक्शंस हैं, बॉडी के अंदर हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि बिल्कुल जी ये बिल्कुल सही है। मेटाबॉलिज्म हमें सीधा सीधा बताता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बता रहा है। देखो अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इट्स नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सीधा सीधा पता लग जाएगा। अब जैसे हम इन्वायरमेंट में रिएक्शन होती हैं वो सारी कहाँ हो रही हैं, बॉडी के बाहर हो रही हैं। और वो चाहे बॉडी के बाहर अगर रिएक्शंस हो रही हैं तो वो सारी रिएक्शंस क्या है, वो नॉन लिविंग हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है। तो इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म जो है इसे भी हम क्या कहते हैं, देखो मेटाबॉलिज्म को भी हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म इज ए, यही वजह है कि इसे भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। अच्छा तीसरी चीज यहां देखो, तीसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, कॉन्शियसनेस। बहुत आराम से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। देखिए कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस को हम सिंपल शब्दों में हम कहते हैं, देखिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मैं सिंपल इसको ऐसे कहूंगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, मतलब है कि यहां पर क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लांट्स रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड्स, है ना, प्लांट्स रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड्स, है ना। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जैसे उसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, ब्रीडिंग करता है। जैसे ही प्लांट फोटो पीरियड्स में आते हैं, लाइट पीरियड में आते हैं, उस वक्त ये शो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, है ना। ये तो सिंपल सी बात है कि प्लांट्स रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड्स, हमने पढ़ा है लॉन्ग डे प्लांट्स हम पढ़ेंगे, है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स पढ़ेंगे। तो लाइट का रिएक्शन जो है, लाइट का जो प्लांट का रिस्पॉन्स है ऑन द लाइट एक्सपोजर, वो क्या है, फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन लाइट का जो जो स्टिमुलस है वो प्लांट को रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करता है। आपने देखा होगा सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर भी क्या करता है, लाइट जैसे ही पड़ती है उसके ऊपर तो वो मूव करना शुरू हो जाता है, लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो क्या है, वो हमारी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उसकी। तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो कर रहा है, वो जो प्लांट कर रहा है, एनिमल जो रिस्पॉन्स दे रहा है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर नॉन लिविंग में देखा जाए तो क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। देखो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी। ये तो होगी ही नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अब देखो यहां से सीधा सीधा पता लग जाता है, सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि देखिए ये क्या है, इट्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये हमारे पास तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आ गई, तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहां एक चीज याद रखिएगा, यहां एक चीज याद रखिएगा कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, मेरे मुंह से शुरू में भी निकला था, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता क्या है, देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है दैट इज अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट, याद रखिए। और यहां ये अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट क्या है, एक्शंस बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ देखता है और उसके हिसाब से ही वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ऐसे नहीं करता है। तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे शिकारी को देखकर शिकार एकदम से भागने की कोशिश करेगा, वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा।
ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कहीं इसको कॉन्शियसनेस के साथ मिक्स मत कर दीजिएगा। याद रखिए, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यू आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस है अवेयरनेस ऑफ द वंस एनवायरनमेंट, अवेयरनेस ऑफ द वंस एनवायरनमेंट, एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द एंड इंटेंशंस। ये सारी चीजें जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस में आती हैं, और ह्यूमंस ये ज्यादा शो करते हैं। ह्यूमंस जो है अपने एक्शंस जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट को लेकर करते हैं, और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो बेसिकली एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, बिल्कुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग वर्ल्ड की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं शो करते। याद रखिए, वो एक्शंस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं लेते, उनका एक्शन वैसा नहीं होता, इंटेंशन वैसा नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नेचुरली कॉन्शियसनेस की तो प्रॉपर्टी होती नहीं, तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद देखो हमारे पास आगे कुछ अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में हमारे पास क्या है? देखो, अदर फीचर्स में हम ले लेते हैं, जैसे जैसे सबसे पहला अदर फीचर क्या आ गया? मान लो रिप्रोडक्शन ले लेते हैं। अदर फीचर में रिप्रोडक्शन आ गया ना, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहां पर रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जहां पर वो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं, है ना। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन शो होती है, सेक्सुअल भी होती है और ए सेक्सुअल भी होती है। लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्यों? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, है ना। कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ही नहीं करते। देखो, मेनी ऑर्गेनिजम्स मेनी ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्राइल। कहने का मतलब क्या है? एंड डू नॉट ट्रांसफर, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल। अपना जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर ही नहीं करते, अपना जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर ही नहीं करते। तो क्या ये फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठहरो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल क्या है? वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे जैसे देखिए, वर्कर बीज होती है। वर्कर बीज होती है, वर्कर बीज क्या है? स्ट्राइल होती है ना। अगर हम म्यूल की बात करें, है ना, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, तो ये भी क्या है? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जो फ्यूजन है, दैट गिव्स अस द मोर विगर। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है म्यूल में, लेकिन इसकी एक ही नुकसान है, द ऑर्गेनिज्म इज ट्रायल, इट कैनॉट ट्रांसफर इट जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, पर ये कर ही नहीं पाता। वर्कर बीज के साथ भी ऐसे ही होता है, सिर्फ क्वीन बी ही एग देती है, वही फर्टाइल है, वो तो वर्कर बीज है। तो आप देख रहे हो, इसी वजह से ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब देखो, अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता है ग्रोथ। ग्रोथ पहले ही हम लिख देते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रोथ के बारे में सबसे पहला पॉइंट ही यहां ये लिखते हैं कि देखिए जी, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों भाई? क्यों? ऐसा क्यों? मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
वो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ग्रोथ क्या बताती है हमें, ग्रोथ बताती है that is increase in number of cells, increase in number of cells and cell mass, दोनों में बढ़ोतरी होती है ना। सेल मास में उसका साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है, अगर हम बड़े इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कहेंगे, अगर हम ग्रोथ का फीचर देखिए तो ग्रोथ देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है क्यों नहीं होती है, नॉन लिविंग में भी होती है और लिविंग में भी होती है। लेकिन अगर लिविंग की बात की जाए, अगर लिविंग की बात की जाए तो यहां पर जो ग्रोथ होती है दैट इज इंटरनल ग्रोथ, उसे हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। एंड द मैकेनिज्म इज नोन एज एंड द मैकेनिज्म इज नोन एज इंटरसेप्शन। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटरसेप्शन। ये याद रखिएगा, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो यहां ग्रोथ कहती है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल, क्योंकि मटेरियल जो है वो आउटसाइड द बॉडी, अगर हम देखें आउटसाइड द बॉडी, बाहर से ग्रो करता है। पहाड़ देख लो, बाहर से ग्रो करता है। तो यहां जो है द मैकेनिज्म, द एडिशन ऑफ मटेरियल ओवर द बॉडी इज, इट इज नोन एज एक्रीशन, इट इज नोन एज एक्रीशन कहा जाता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म याद रखिएगा। देखो लिविंग में आप देखते हो कि एक एक अगर हम प्लांट को देखें, अगर वो सीड होता है, सीड से फुल ग्रोन प्लांट और ट्री बन जाता है, तो वो क्या है, ग्रोथ इज इंटरनल है ना। और यहाँ अगर माउंटेन देखें, एक बड़ी सी माउंटेन देख ले, उसी को देख लो आप, तो वो क्या है, अगर एक जगह से मिट्टी सॉइल इरोजन होता है दूसरी जगह चली जाती है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल सरफेस पर ही एडिशन होती है मटेरियल की, दैट इज एक्रीशन। और यहाँ एक टर्म है इंटरसेप्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहा जाए। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दैट इज, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर। बात याद रहेगी। तो देखो, इस तरह से अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, चाहे शेप एंड साइज ले लो, चाहे आप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ले लो, चाहे आप इरिटेबिलिटी ले लो, है ना, रीजनरेशन ले लो, डेथ ले लो, रिप्रोडक्शन हमने किया, तो बहुत सारे अलग फीचर्स हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सारे के सारे क्या हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। जो बायोडाइवर्सिटी में, अगर आप एनटीए के सिलेबस को भी देखोगे तो वहां पर आपको सबसे पहले यही दिया गया है कि देखिए जी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है ना। हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, यानी उनको ग्रुप्स में अरेंज करना, है ना, उनको ग्रुप्स में अरेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर इनको ग्रुप्स में नहीं करना तो इनको आइडेंटिफाई करना, फिर भी आइडेंटिफाई करना, इनको नाम देना, ये सारा काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करते, मान लो अगर हम ऐसा काम नहीं करते, अगर नहीं करते हैं, तो हम तो विल नॉट बी एबल, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, और स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते।
बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल भी समझ नहीं सकते, हमें तो किसी की पहचान ही नहीं आएगी। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन है क्या चीज भाई? ये जो मैं बार बार क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन चीज क्या है? इस क्लासिफिकेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन चीज क्या है, क्या मेथड है? मैं एक सिंपल कहूंगा, एक कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट टर्म को यूज करूंगा, एक प्रॉपर टर्म को यूज नहीं करूंगा। देखो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस है जहां हम क्या करते हैं, वेयर एनीथिंग, देखो, एनीथिंग इज ग्रुप्ड, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट, मैं इसको थोड़ा सा बदल दूंगा, कन्वीनियंट ग्रुप्स on the basis of on the basis of easily on the basis of easily observable characters, easily observable characters। अब इसका मतलब क्या है? What do you mean by easily observable characters? अगर ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर आप क्या करते हो, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज भी कहते हैं, वो एक प्रॉपर टर्म है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। यहां हम सीधा, क्योंकि अभी स्टार्ट है, हमें नहीं पता कैटेगरी क्या चीज होती है, हमने ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड कर लेना है, उनको इकट्ठा कर लेना है, लेकिन किस बेसिस पर? वो बेसिस होंगे इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर, यानी आउटर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, एक्सटर्नल करेक्टर्स। अब वो कैसा होता है कि मान लो हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म लेते हैं, से डॉग। एनसीईआरटी में भी इसकी कैट की एग्जांपल दी है, या व्हीट प्लांट की एग्जांपल दी है, या राइस की दी है। तो हम किसी एक की ले लेते हैं, मान लो डॉग की ले लेते हैं। अगर डॉग की कोई भी वैरायटी आपने पहचाननी हो, चाहे वो रॉट व्हीलर हो, चाहे वो अल्सेशियन हो, चाहे वो डॉबरमैन हो, तिबेटियन मेस्टीफ हो, है ना, पोमेरियन डॉग्स हो, लेकिन आप कैसे पहचान जाते हो कि ये सारे डॉग्स ही हैं, ये सारे डॉग स्पीशीज हैं, डॉग वैरायटीज है? वो कैसे पहचानते हो? क्योंकि आपको कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उनके पता है। यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको डॉग और कैट दी जाए, दोनों के बीच में बताया, पूछा जाए कि भाई डॉग कौन सी है, कैट कौन सी है, क्या आप पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो कि हाँ, ये कैट है, फलानी डॉग है। डॉग के ये करेक्टर्स होते हैं, कैट के ये करेक्टर्स होते हैं, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। व्हीट प्लांट को देखोगे तो आप व्हीट और राइस के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। तो ये जो आप डिफरेंस बता रहे हो, ये जो आप किसी को पहचान रहे हो, ये जो आप किसी को क्लासिफाई कर रहे हो, ये सिर्फ किस बेसिस पर कर रहे हो? यही एक ब्रांच है, यही एक स्टडी है, यही एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और यही नीड है क्लासिफिकेशन, यही नीड है। अगर आपको किसी को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना है, किसी को ग्रुप में रखना है, बहुत से ऑर्गेनिज्म है, अगर आपको ग्रुप्स में बांटना है, तो यही एक करेक्टर, बात समझ आई, यही एक प्रोसेस है। तो यहां पर नीड फॉर क्लासिफिकेशन जो है, पहला पॉइंट तो ये आ गया कि इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स की वजह से हम उनको ग्रुप्स में बांट लेते हैं। तो चलो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम यहां ले लेते हैं कि हमने पहले ही कह दिया कि देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है, उनको आइडेंटिफाई करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम उनको ग्रुपिंग कर लें। तो हम क्या करें? देखो, पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि हम इनको क्या कर देते हैं, दे आर अरेंज्ड इन मैनेजेबल ग्रुप्स। देखो, मैनेजेबल ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन हमें क्या करती है? क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है टू अरेंज दोज ऑर्गेनिजम्स इन मैनेजेबल ग्रुप्स फॉर, मैं ऐसा लिख देता हूं, प्रॉपर स्टडी। देखो, है ना बात सही?
मैनेजेबल ग्रुप में कर दिया। दूसरी चीज ये क्या बताती है, क्लासिफिकेशन हमें क्या करने में मदद करती है, हेल्प्स इन करेक्ट नेमिंग। देखो, या ऐसा हम कहें नेमिंग में, नेम आइडेंटिफिकेशन में, एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म इनटू प्रॉपर ग्रुप्स। प्रॉपर ग्रुप, एक प्रॉपर ग्रुप में उसकी प्लेसमेंट करनी है, करेक्ट प्लेसमेंट करनी है, उसकी करेक्ट नेमिंग करनी है, वो भी क्लासिफिकेशन की वजह से ही होती है। उसको किस ग्रुप में डालना है, क्लासिफाई करना है हमने, है ना। हम मान लो हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने सारा सामान इसी तरह से बैग्स में देखते जा रहे हैं, बर्तन भी डालते जा रहे हैं, किताबें भी डालते जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं किस डब्बे में हमने क्या डाला है, तो क्या वो मैनेजेबल होगा। लेकिन अगर हमने हर एक बैग के ऊपर चिट लगाई हो, करेक्ट नेमिंग दी हो कि इसमें किचन के बर्तन हैं, इसमें किताबें हैं, इसमें कपड़े हैं, इसमें छोटे मोटे बर्तन हैं, इसमें बड़े बर्तन हैं, इसमें हमारी ये चीजें पड़ी हैं, मसाले पड़े हैं, है ना, हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ इस बैग में पड़ी हैं, तो क्या जैसे ही हम शिफ्ट करके जाएंगे तो क्या आसानी से हम उसको, अगर हम सेपरेट करना चाहें, देखना चाहें, तो क्या देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड करेक्ट नेमिंग, ये भी क्लासिफिकेशन का काम है ना। अब दूसरी चीज है यहां पर कि ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, चलिए लिख लेते हैं साथ साथ, ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देखो बात समझ आ रही है, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट ग्रुप्स कह लो या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कह लो, है ना। क्यों, बात सही कह रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है, देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है इवॉल्विंग complex organisms from simple ones, है ना। बात समझ आ रही है। तो देखो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, अगर आप स्टार्ट आर्की बैक्टीरिया से करें और आ जाएं आप सीधे कहा मैमल्स पे, तो आप देखो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेशन है। जैसे आप 12th में पढ़ोगे ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने कैसे। तो ये सारी चीजें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, जो सारा इंटरडिपेंडेंस है कैसे बने, ये सारी, अगर अगर एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने तो रेप्टाइल्स कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एम्फीबियंस की ड्यूअल नेचर है, लेकिन ड्यूअल नेचर से वो सिंगल ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे बने, वो सारी चीजें हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमें वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये भी बताता है कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो देखो ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग similarities and differences among different groups of animals, among different groups of organisms लिख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं,
ऐसे पॉइंट कभी समझ नहीं आएगा, देखो इसीलिए ये टफ है। हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उनका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है। जैसे आप आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या देखते हो, मोनेरा, है ना। आप देखते हो, देखिए जी ये प्रोटिस्टा है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ फंजाई देखें, फंजाई के बाद क्या आ जाते हैं हमारे, प्लांटे, और फिर क्या आ जाते हैं, एनिमेलिया। इन्हीं पांचों में डिवाइड किया था। अगर आप इस मोनेरा को देखो, इस मोनेरा को देखो तो ये क्या है, इस अगर मोनेरा को देखो तो आपको ये पता लगेगा कि ये तो यूनिसेलुलर है ना। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है ना। अगर हम फंजाई और आगे चले जाए, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, एक्सेप्शन फंजाई में भी है यूनिसेलुलर यीस्ट, लेकिन अगर हम यहां देखें तो मोस्टली क्या होंगे, मल्टी सेलुलर है ना। मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स है। एक और चीज मैंने ऐड कर दी, यहां यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स है और यहां यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। यानी अगर आप देखो, अगर आप इस लाइफ हिस्ट्री को, इनके बीच का रिलेशन देखो, प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और फिर प्लांटे में क्या आ गए, मल्टीसेलुलर प्लांट्स आ गए, बड़े प्लांट्स आ गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और यहां से चले जाओ आप एनिमिलिया में चले जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस ये क्लासिफिकेशन से ही पता लगता है। आप देखो कुछ प्रोकैरियोट है, कुछ यूकैरियोट है, कुछ मल्टीसेलुलर, ये कैसे पता लगा, ये क्लासिफिकेशन से ही पता लगा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप के फीचर्स का पता लगाना है, पूरे ग्रुप के फीचर्स का पता लगाना है, तो हमें सारे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें वी कैन अंडरस्टैंड द होल ग्रुप, we can understand the whole group characteristics or characters by studying few organisms of that group, few organisms। बात समझ आ रही है। या जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लें उस कुछ ऑर्गेनिजम्स के, तो हमें उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर का पता चल जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको कई बार डिस्कस करना पड़ता है। अब देखो, मैं इसको इस नीचे वाले पेज पर ले जाता हूं, इस पॉइंट को यहां से हम यहां ले जाते हैं। देखो, अगर हम बात समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से, लास्ट पॉइंट है। मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। जैसे हमने यहां लिखा है ना, कैन अंडरस्टैंड द होल ग्रुप करेक्टर्स बाय स्टडिंग फ्यू ऑर्गेनिजम्स। मैं कहता हूं, देखिए जी, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान दो, ऑर्गेनिज्म हैविंग क्या करेक्टर्स है, हेयर ऑन बॉडी, हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। हम कहते हैं मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर है। बात समझ आ रही है, बॉडी टेम्परेचर है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं, देखो इसके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। ये हमने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, ये हमने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या आप इस ऑर्गेनिज्म के, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये ग्रुप कौन सा है, हम, आप मुझे बता सकते हो ये ग्रुप कौन सा है। आप कह सकते हो सर ये बिल्कुल सही है, ये तो मैमल्स है, जो आपने लिखा है उस हिसाब से तो ये मैमल्स है। लेकिन क्वेश्चन यहां है, क्वेश्चन यहां ये है, कैन यू प्रेडिक्ट कैन यू प्रेडिक्ट अदर फीचर्स,
अदर फीचर्स और ग्रुप फीचर्स, पूरे ग्रुप के फीचर्स का आप बता सकते हो और कौन कौन से फीचर्स होंगे? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। उस ग्रुप के फीचर्स क्या होंगे? उस ग्रुप के फीचर्स आप कह सकते हो, देखिए जी, आपने कहा कि देखिए मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब वो वार्म ब्लडेड है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यानी एंडोथर्मिक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि देखिए इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, अदर कैरेक्टर्स आगे 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आप कहोगे देखिए जी सर इसके पास क्या है? पल्मनरी ब्रीदिंग है, पल्मनरी ब्रीदिंग है। ठीक है, लंग्स से ये ब्रीथ करते हैं, है ना? बिल्कुल कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो देखिए सर इनके पास टीथ भी होते हैं, टीथ भी होते हैं। आप ये भी कहोगे देखिए जी ये पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। तो क्या ये करेक्टर्स आपने प्रेडिक्ट कर लिए? कैसे प्रेडिक्ट किए? क्योंकि यही टॉपिक था हमारा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जहां हमने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस किया है ना? यहां से आपको बहुत सी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब हम डीपीपी करेंगे आपको ये सारा पीडीएफ, जितना भी पीडीएफ है, ये सारा आपको बिल्कुल ही, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप आपने ये सारी चीजें आराम से अंडरस्टैंड की हैं, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखा है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन से भी एक एमसीक्यू आता है, तो ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे टेक्सोनॉमी और बाकी सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे। सो आई होप you like the lecture, so do share, subscribe. Thank you very much.